फोकस, अगर हम दो लेंस को कांटेक्ट में रखते हैं या थोड़ा दूरी पे रखते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ठीक है। इस पे बेस हमने क्वेश्चन किए थे। फिर ये डिस्प्लेसमेंट मेथड देखा था हमने। एक लेंस जो है 2 बार इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सब होगा, आपका जो डिस्टेंस है वो कॉन्जुगेट होंगे आपस में, u और v, और आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस केस में आपका जो आता है फोकल लेंथ, तो d²-h² 4d आ रहा था। एंड इमेज का जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसका स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ऑब्जेक्ट का हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कल देखा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर इसमें बोले कि दो, ये जो आपका डिस्टेंस है ना, स्क्रीन और ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट के बीच का, और ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कोई आइडिया बता सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये डी मिनिमम कितना होना चाहिए इस केस में? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी मिनिमम, ये कितना होना चाहिए? जो लेंस इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी इमेज देख के बताओ एक बार कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? रियल इमेज जो बन रही है अदर साइड ऑफ द लेंस। करेक्ट, 4f होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो आपका 2f और 2f आर वाली जो कंडीशन बनती है वो मिनिमम डिस्टेंस वाली हो सकती है। या मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 4f, ठीक है। एक बार लेंस की सारी पोजीशन आप चेक कर लेना तो आपका देखोगे मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो 4f आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम 4f होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा और डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आपका ये चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। तो डी शुड बी मोर देन डी मिनिमम, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू होगा तो फिर एक ही बार इमेज बनेगी, वो 4f वाली कंडीशन आ जाएगी। तो मोर देन होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ा था कल। फिर हमने प्रिज्म शुरू किया था। यहाँ से प्रिज्म में हमने देखा था कि हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे कैसे हमारा पाथ बनाती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने देखा था। इससे हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। डेविएशन जो होता है रे में टोटल, वो कितना होता है, तो ये आया था हमारा I1 + I2 - A आता है। और एंगल ऑफ प्रिज्म और जो R1 और R2 में रिलेशन है वो ये आया था हमारा, ठीक है। ये रिलेशन हम निकाल चुके थे। उसके बाद फिर हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखी, तो वहाँ पे क्या होता है, ये I1 I2 बराबर हो जाएंगे आपस में, और ऐसे ये R1 R2 बराबर हो जाएंगे, तो ये A/2 हो जाएंगे, और ये जो है आपका I1, ये 2i - A हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन हमने जब निकाला था तो ये हमारे सारे बराबर हो जाएंगे। I आपका जो है फिर ये आ जाएगा, और R आपका जो है A/2 आ जाएगा। तो आपका जो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो फॉर्मूला आ जाएगा μ = दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कल हम ये यहाँ पे देख रहे थे कि ये चीज़ जो है इन जनरल हमने ड्राइव किया है, मिनिमम का केस नहीं लिया। मिनिमम का केस हमने इसके बाद स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने I1 I2 को बराबर किया और R1 R2 को बराबर किया, उसके बाद ये चीज़ें ड्राइव हुई, ठीक है। तो ये मिनिमम वाली केस है। फिर हमने देखा था अगर थिन प्रिज्म है, एंगल ऑफ ए जो है ये वेरी स्मॉल है, उस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो उस केस के लिए हम आर भी हमारा स्मॉल होगा तो हम लिख सकते हैं साइन आई को आई लिख सकते हैं, उससे हमारा ये ड्राइव होगा I1 = दिस, I2 = दिस, और डेल्टा जो हमारा ये होता है वो हो जाएगा μ R1 + R2 - A, यानी कि μ A, क्योंकि R1 + R2 जो है A के बराबर होता है, तो μ A - A, μ - 1 × A, ठीक है। ये हमारा डेल्टा होता है। फिर हमने क्वेश्चन किए थे। माइक्रोस्कोप कराएंगे आप? सॉरी, आज आप माइक्रोस्कोप को कराएंगे? अभी नहीं, अभी तो यार वो है डिस्पर्सिव पावर है इसकी, फिर आई आएगा, आई लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद आएगा सिंपल और कंपाउंड। अभी पहले जो है ये खत्म करना है ना, अब इसका डिस्पर्सिव पावर वगैरह बाकी है, तो क्वेश्चन भी बाकी है इसके कुछ, उसके बाद इसकी डिस्पर्सिव पावर, एंड देन
वी विल मूव टू दिस थिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें पहले आई के बारे में पढ़ेंगे, आई के डिफेक्ट, फिर मूव करेंगे वहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन और करने हैं हमें। अभी तुमने एक ही क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके प्रिज्म के। ओके, प्रिज्म के क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म 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 के क्वेश्चन, प्रिज्म के क्वेश्चन कौन से करने हैं हमें? ओहो, क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा, कल हमने किया था कौन से वाला, ये कर लिया हमने। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू हाउ मच। ओके, ये हमारा हो गया। अब करते हैं ये वाला, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, और इस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। तो आपको बताना है आई 45 डिग्री है, तो आपको बताना है डेल्टा मिनिमम कितना होगा। मिनिमम क्या होगा, तो डेल्टा निकालना होगा। इनफैक्ट इसमें मिनिमम का सेंस तो बनता नहीं। फुल एफ मिनिमम डेविएशन इज हाउ मच। तो इसका उस कहने का मतलब ये हो सकता है सर इसमें आई डेल को मिनिमम कैसे हो सकता है, एक बात बताइए, अगर उसमें तो एक स्पेसिफिक एंगल कर दिया है ना। हम्म, हाँ तो देखो कई बार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन, एक कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो ऐसा कई बार होता है कि पता नहीं चलता कि ये ऐसा मैंने पॉसिबल तो है नहीं। तो हम ये इस क्वेश्चन को देख के क्या ज्यूम कर सकते हैं, एक तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ ए जो है वो 60 है। 30 डिग्री हो जाएगा सर। 2, हाँ 90 माइनस 60 हो जाएगा, यस सर, मतलब फिर तो है वो ना। आई इक्वल टू आर कर देंगे। और हाँ तो अब अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया ना, तो फिर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि जो कंडीशन है ये मिनिमम की कंडीशन है, ये वाली, ये हमें मानना पड़ेगा फिर कि आई जो 45 वो मिनिमम की कंडीशन है, तभी इसने मिनिमम पूछा है। तो यानी हमारा इसमें दोनों एंगल I1 और I2 45 डिग्री मानने पड़ेंगे फिर हमें। ऐसा कई बार होता है, आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्पेशली मेडिकल में। ठीक है, अब तो AIPMT एनटीए बना रहा है, तो एनटीए थोड़ा ठीक ही बनाएगा आई होप। तो इस केस में जो डेल्टा होगा वो 2i माइनस ए हो जाएगा, और 2i आपका यानी 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन पूरा ठीक नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा कि ये ऐसा बोल रहा होगा। ठीक है, चलो पेपर में आ गया तो कोई ना कोई ऑप्शन तो निकालना ही है ना, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। ओके, सर अगर इसमें डेल मिनिमम नहीं सोचते तो फिर इस ई की वैल्यू कैसे निकालते जो इमरजेंट एंगल है, तो इसलिए बात आ गई थी ना। अगर हमें ये निकालना होता I2, यस सर, अगर डेल में मिनिमम नहीं दिया होता इसलिए, और फिर रिफ्रैक्टिव तो इंडेक्स दिया है। डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ पे म्यू नहीं पता ना हमें। आई डोंट थिंक हम निकाल पाते, क्योंकि इसने यहाँ डाला और इसने बोला डेल्टा, मान लो बोलो कि डेल्टा निकालो। अब म्यू हमें पता नहीं है, इसका म्यू कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है केवल 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस तो निकाल नहीं सकते तब म्यू पता ना चले इसका। ठीक है, अब जैसे आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें पूछेगा वो ऐसा, म्यू देगा आपको, फिर पूछेगा कितना कितना होगा, उसमें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि निकाल पाएंगे डायरेक्ट हम। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक लाइट है वो इंसिडेंस की है एंगल 60 पे, और वन फेस ऑफ द प्रिज्म जिसका कि एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है।
if emergent ray makes 30 degree with incident ray, emergent ray make angle 30 degree with the incident ray. इंसिडेंट रे। सर इसका मतलब ये कि एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है ये। हाँ सोचो, आई थिंक यही होना चाहिए या कुछ और सोचो। तो इसमें पूछा है म्यू कितना होगा। इमरजेंट रे मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। सर 2। नहीं, 2 नहीं आएगा। इसमें ये डेल्टा है दिया हुआ, ठीक है, डेल्टा मिनिमम नहीं दिया हुआ, ये देख लेना आप। इसमें ये नहीं बोला डेल्टा मिनिमम है। सर बस होने वाला है। हम्म।
सर √3 आ रहा है। √3। √3 इज द आंसर, करेक्ट। सर डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सही होता है, बच्चे मिनिमम मान लेते हैं फिर गड़बड़ी कर देते हैं, मतलब उसको बेसिक से करना पड़ेगा, बिल्कुल डायग्राम बना के समझना पड़ेगा। सर इसमें की पॉइंट ये है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो रिफ्रैक्टेड एंगल R1 के बराबर है। अच्छा। तो वहाँ से स्नेचर लगा पा रहे हो यस फिर? सर। ओके, तो वहाँ से फिर क्या करोगे, स्नेचर लगाओगे? सर देखो मैंने पहले तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकाला, अच्छा। I2 हम्म, मेरा आया 0। हम्म, इससे मेरे को पता चला R1 0 होगा। हम्म। फिर मैंने एक प्रिज्म बना के ऐसा किया कि उसमें से जो सेकंड रे इमर्ज हुई है वो एकदम पैरेलल R1 0 हुआ या R2 0 हुआ? R2 0 हुआ है। ओके। फिर मैंने फिगर बना के पता किया कि अगर R2 0 है तो R1 इक्वल टू A हो जाएगा। ओके। तो एक नेल्स लॉ से हो जाएगा। हाँ फिर स्नेचर लगा दिया हुआ है ना, ठीक है। बाकी लोगों का निकला? यस सर, हमारा भी कैसे आ रहा है? √3। यस सर। ओ, तो देखो ये एंगल इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगी, फिर टकराएगी, फिर हाथ बाहर निकलेगी, ठीक है। चलो अब बताओ क्या किया इसमें, ये डायग्राम बना हमारा। बताओ क्या करेंगे, सर पहले तो हम एंगल ऑफ इमरजेंस निकालेंगे। कैसे निकालोगे? ए इक्वल टू आई प्लस का ई माइनस का वो सर डेल इक्वल टू आई प्लस का ई माइनस का ए। ठीक है, ये हो गया। अब इससे निकाल लो सर। डेल को रख दो, मेक सेन अगर 30 डिग्री इंसिडेंट रखा है तो ये 30 मान लो, मैंने रख दो यहाँ पे। आई हमारा 60 माना होगा, ई को 0 मान, सॉरी ई को निकालेंगे अभी, ए को हमारा 30 है, तो यहाँ से आ गया 30 प्लस ई इक्वल टू 30, तो ये ई 0 आ गया, यानी ये एंगल मेरा 0 है, यानी ये रे नॉर्मली बाहर निकल रही है, तो ये रे नॉर्मल हो गई, ठीक है। तो ई 0 हो गया तो हमारा फिर क्या किया है, R2 0 है ना, सर ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा कि ए इक्वल टू, या मेरे को एक्चुअली यहाँ पे R1 नहीं पता ना, ये वाला जो R है, तो R1 जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए मेरा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मेरा R1 आ गया 30, यहाँ पे मेरे को R1 ये पता चल गया ये एंगल 30 है, तो अब यहाँ पे इसमें आंसर लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये 60 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने निकाल लिया 30, इसमें आंसर लगा लो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30, तो ये 1/2 हो जाएगा साइन 30 का, और साइन 60 √3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू आपका √3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कहाँ पे डेल्टा मिनिमम यूज़ करना है और कहाँ पे नॉर्मल हमें बेसिक फार्मूला यूज़ करने हैं, तो ये सब बेसिक फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है, जो आपने ये लगाया ये लगाया। चलिए समझ में आ गया सबको, किसी का डाउट तो नहीं है इसमें? डन। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मान लो कोई ऐसा केस आ गया, अगर एक प्रिज्म ऐसा लगा दिया आपने, इसका आपका म्यू पता है, ए पता है, और एक प्रिज्म आपने म्यू लगा दिया, इसका मान लो ए डैश है और म्यू डैश है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए डैश है इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, और यहाँ पे एंगल ऑफ दोनों स्मॉल थिन प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा इस केस में, अगर मैं नेट निकालूं तो? डेल्टा हमारा क्या आता है थिन में, म्यू -1 इंटू ए आता है ना, इस केस में क्या आएगा?
क्या आएगा? म्यू माइनस वन इंटू ए। 0। हाँ 0 आ सकता है। म्यू माइनस वन इंटू ए आएगा सर इक्वल अगर पैरामीटर। दोनों सिमिलर होंगे तभी तो आएगा ना। मैं कह रहा हूँ आ सकता है अगर कंडीशन ऐसी बन जाए, है ना। लेकिन अभी जो आएगा वो हमारा ये आएगा, डेल्टा नेट विल बी म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू डैश माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो एक में जो डेविएशन होगा वो एक साइड को होगा, दूसरे में दूसरे साइड को होगा, एंड तो इसलिए हम इनको माइनस कर रहे हैं बीच में। तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी। ठीक है, अगर हम इसको 0 कर दें, मैंने ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे देयर इज नो डेविएशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ 0 डेविएशन। इस केस में रे विल शो 0 डेविएशन, दिस इज 0 डेविएशन कंडीशन। ठीक है, ये 0 डेविएशन की कंडीशन है कि आपका ये चीज जो है ऐसे ऐसे हो जाए, यानी कि म्यू माइनस वन इंटू ए इक्वल टू म्यू डैश वन माइनस ए डैश हो गया। ये कंडीशन अगर आपकी हो गई तो यू विल हैव द 0 डेविएशन कंडीशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये आया था काफी टाइम पहले कि एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, ये डेविएशन डेल्टा शो करता है ना, कुछ एंगल डेविएशन डेल्टा शो करता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 2 और प्रिज्म जोड़ दिए यहाँ पे, सिमिलर प्रिज्म, ऐसे बिल्कुल सिमिलर है ये। तो अब डेविएशन कितना होगा? इस केस में बता सकते हो कितना होगा? ये सिमिलर है बिल्कुल। तो सिंपल है यार, इसमें क्या सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो क्या? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो डेल्टा। डेल्टा ही तो होगा। ये दोनों प्रिज्म तो क्यू और आर जो शो करेंगे समझ ऑपोजिट, गए। क्यू और आर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे ना, तो 0 हो जाएगा उनका। तो केवल जो डेल्टा आपका यहाँ का होगा वही आएगा बस, बाकी तो 0 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो डेल्टा। ठीक है, अच्छा इसको बिना इस फॉर्मूले के बता सकते थे आपकी डेल्टा होगा अगर मैं इसको यूज ना करूँ इस फॉर्मूले को? सर मतलब इसी जैसा प्रिज्म एक इसके ऊपर रख दिया जाए तो सबकी डायमेंशन और म्यू तो बराबर होगा ना, हाँ उससे हम पता कर सकते हैं कि बराबर ही होगा। बस समझते सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझा। सर जो उसका एक वो बना है ना ट्रपेजियम, हाँ उसके ऊपर ही एक सिमिलर प्रिज्म और रख दिया जाए तो पूरा ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? अच्छा, इसके ऊपर जो ये बना है हमारा, ये आर वाला, और ये बोल रहे हो आप? अरे क्यू के ऊपर और रख दिया जाए एक। ऊपर रख दिया एक और? हाँ हाँ तो ऐसे। मान लो अब तो जितना डेविएशन पी करेगा उतना ही तो डेविएशन ये चारों मिला के करेगा ना सर, इस गुड, समय। कर सकते हैं ये भी, गुड, दिस कैन ऑल्सो बी डन, थॉट ऑफ, है ना, क्योंकि मटेरियल सेम है पूरा। तो ये प्रिज्म का पार्ट है एक, तो ये प्रिज्म का पार्ट है किस प्रिज्म का? इसका। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? ये ए होगा। तो ऐसा भी कुछ सोच सकते हो, बोल सकते हो। और कोई तरीका? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आपस में ना, ए, जो इसका एंगल ऑफ होगा वो इसका भी यही होगा, ए। और मटेरियल सेम है दोनों प्रिज्म के, पी के और पूरे प्रिज्म के, बोल सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका?
जिससे मैं बोल सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। ओहो, ये क्यों मिट गया? और तरीका ये हो सकता है कि पहले बना लूँ इसे। ये पी था पहले, और आपने क्या ऐड कर दिया? क्यू और आर। क्यू और आर कैसे हैं? ऐसे हैं। क्यू और आर को अगर मैं ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है? ये एक तरह का ग्लास स्लैब है। कैसा ग्लास स्लैब? पैरेलल ग्लास स्लैब। अगर मैं क्यू और आर को ऐड कर दूं तो पैरेलल ग्लास स्लैब है। पैरेलल ग्लास स्लैब को डेविएशन शो करता है? नो सर। तो केवल क्या शो करता है पैरेलल ग्लास स्लैब? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लिटरल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें केवल। एंगुलर डिस्प्लेस ये तो होता नहीं डेविएशन, ये तो होता नहीं, तो ये कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। ओनली डेविएशन विल बी बिकॉज ऑफ दिस। तो पहले भी इसका डेल्टा था, अब भी इसका डेल्टा ही आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फार्मूला तो है ही आपके पास, फार्मूला से निकालोगे तो ये आ ही जाएगा। एक का प्लस आएगा, एक का माइनस आएगा क्यू और आर में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा क्यू और आर का मिला के। तो वहां से भी सोच सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना भी, जो कंडीशन आई है ना जीरो डेविएशन वाली, कैसे कैसे निकालनी होती है, ठीक है। क्योंकि आपकी एक पूछ सकता है कि कंडीशन फॉर द जीरो डेविएशन, एक होता है एक्चुअली, एक होता है डिस्पर्जन, अभी डिस्पर्जन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और एक है डेविएशन। तो कई बार बोलता है कि सर डिस्पर्जन, एक मिनट कंप्लीट कर लूँ। कई बार वो बोलता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन चाहिए मुझे, कई बार वो कहता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन चाहिए। तो जब कहेगा डेविएशन, सॉरी डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन की मतलब डेविएशन जीरो, डेविएशन जीरो के लिए ये कंडीशन होगी। और जब कहेगा डिस्पर्सन जीरो चाहिए, तो वो देखेंगे कंडीशन अभी डिस्पर्सन जीरो का मतलब क्या होता है। यस, अब पूछिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आयुषी? सर इसमें अगर हम सेकेंड वाले प्रिज्म को सीधा ही रखें तो डेविएशन के फॉर्मूले में प्लस होगा? हाँ, अगर तीनों प्रिज्म एक साइड को होंगे तो प्लस होता जाएगा तीनों का, ओके सर। क्योंकि ये जो डेविएशन होता है ना टुवर्ड द बेस करता है प्रिज्म। आपने देखा ना, जब डेविएशन आपका हुआ था टुवर्ड द बेस हुआ था, जिधर को इसका बेस होगा उधर को बेंड कर देगा लाइट को। जैसे आपने ये देखा था, तो लाइट आपकी बेंड होके इधर को चली गई थी, तो ये डेविएशन आपने इसको माना था डेल्टा। तो टुवर्ड द अपने बेस की तरफ को डेविएट करता है लाइट। तो अगर आपने बेस को उल्टा कर दिया तो डेविएशन इसका अपोजिट साइड को हो जाएगा, इस तरीके का फिर डेविएशन थोड़ा इधर को हो जाएगा। तो एक का क्लॉकवाइज हुआ और एक का एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सेम साइड को होते तो फिर हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी? ये वाला कर लिया, ठीक है। ये करते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 30 डिग्री है किसी प्रिज्म के लिए। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है इसका, √2 है। एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड। समझते हो आप सरफेस को सिल्वर करने का मतलब? रिफ्लेक्टिंग हो गया। हाँ, वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, a ray should be incident on one surface, ray should be incident on one, आपकी बात पर। sorry, ये सर आप कराइए। ray should be incident on one surface so that after refraction it retraces its path, अपने पाथ को रिट्रेस करे। आपने रे सरफेस पे टकराई और वो अपने पाथ को घूम फिर के फिर दोबारा वापस ऐसे ही वापस यहीं से आ जाए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। सोचो उसको।
सर 45 डिग्री आ रहा है। 45 ऑप्शन तो है इसमें, लेकिन कुछ और दे रखा है आंसर, एक बार चेक कर लो। सर सही आएगा, पक्की बात है। सर पक्की बात है। 40। 40 यस सर। 40 कैसे निकाला आपने? टेबल से निकाला क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। 40 कैसे निकाला? डायग्राम वगैरह बन के आ रहा है 40? गोविंद कितना है सर हो तुम्हारा? गया थोड़ा। 45 आया था गोविंद? यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, अगर यार 55। डायग्राम बनाओ, देखो देखो सब लोग समझ जाओगे। रेट रेस बात करने का मतलब क्या है ये? सर ये तो बिना डायग्राम की हो गया। बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, लेकिन डायग्राम से अगर मैं समझूं तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो, वो R2 जीरो हो जाएगा क्योंकि वो अपने परपेंडिकुलर ही बैक हो रही है। ये रे ऐसे टकराई होगी परपेंडिकुलर इससे सरफेस से, तभी ये वापस आई होगी यहाँ से। और जब एक बार वापस आ जाएगी तो फिर तो आपको पता है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर उल्टा हो गया तो फिर ये रिवर्स हो जाएगी, पूरा रिट्रेस कर देगी पाथ को। तो यानी ये रे यहाँ पे टकराई है सरफेस पे, वो कैसे टकराई? परपेंडिकुलरली टकराई है। बस ये हमें यूज करना है तो हमारा वहां से आ जाएगा। एंगल ऑफ ये आपको पता ही है, ए आपका 30 है और म्यू आपका √2 है। तो I प्लस ई कर सकते हो। सोचो। सर R1 की वैल्यू 30 आ जाएगी, फिर स्नेल लॉ लगा देंगे। ये भी कर, ए इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ये लगाया। यस सर, ऐसे ही किया है। ठीक है, यहाँ से अगर करोगे तो फिर क्या होगा? आपका R2 जो है वो कितना है? R2 जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना आ रहा था आपका? 0 आ रहा था। तो अगर ये रे यहाँ से बाहर निकलती तो कैसे निकलती है? ऐसे निकलती बाहर। तो R2 क्या आता? R2 आपका 0 आता। तो यानी कि R1 कितना हो गया? 30 हो गया। R1 30 हो गया। अब ये आपका R1 मतलब ये 30 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा मान लो, तो स्नेल्स लॉ लगा लो। तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन 30। इस सरफेस पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, तो साइन 30 1/2 है, ये म्यू है। साइन आई, सॉरी आपको म्यू भी पता है, म्यू आपका √2 है। तो आपका साइन आई जो है आ गया 1/2 इंटू √2, फिर ये √2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो साइन आई इक्वल टू √2, आई इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगर आप आर को आवाज इको कर रही है। ओके, अगर आप आर को निकालना चाहें तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि आपने ये आई को आई माना और ये आर माना आपने, है ना? तो ये आपका आर था, ये चाहिए था आपको। अगर ये मेरा आर आ गया तो मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसका म्यू पता है। तो मुझे आर चाहिए था मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये 90 डिग्री है मेरा और ये मेरा कितना है? 30 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 हो गया तो आर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से भी निकाल सकता था मैं। तो या तो मैं यहाँ से निकाल सकता था या फिर मैं यहाँ से डायग्राम बना के भी निकाल सकता था। दोनों केस में मेरा आर जो आता है वो 30 आता है यहाँ पे, R1। और फिर मैं स्नेल्स लॉ लगाता इस सरफेस पे तो मेरा फिर ये आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो उसको पढ़ने से पहले एक चीज़ बताओ कि मान लो ये प्रिज्म है और इस पे आपने डिफरेंट कलर की लाइट डाली।
आप बता सकते हो मुझे डेल्टा किस कलर का ज़्यादा आएगा? मान लो विबग्योर कलर की आपने लाइट डाली सर तो वायलेट का ज़्यादा आता है। डेल्टा मोर वायलेट का ज़्यादा आएगा, क्यों? सर सुना था 10th क्लास में। सुना था, अब बताओ, अब तो प्रूव कर सकते हो, अब तो पढ़ लिया। सर उसकी वेवलेंथ कम होती है तो क्या? डेल्टा क्या होता है हमारा? ये होता है, ऐसा कुछ बनेगा रिलेशन? अब यहाँ से बताओ वेवलेंथ से क्या रिलेशन बनाओगे? ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। इनवर्सली वेवलेंथ के। म्यू, है ना? तो म्यू आपका इन्वर्सली वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा, तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका डेल्टा भी ज़्यादा होगा, कि फॉर्मूला ये है आपका। यानी जिसका लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा कम हमारा किसका होता है? वायलेट का। वायलेट का लैम्डा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा, इसलिए डेल्टा ज़्यादा होगा। अब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा। मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ कलर, तो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, आप देखते हो ना उसमें प्रिज्म में। तो ये आपका जो बनेगा ये सारा, अगर आप स्क्रीन पे लोगे तो ये विबग्योर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होगा डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन जो आएगा, सॉरी इंसिडेंट रे आपकी ये थी, सबसे ज़्यादा डेविएशन जो आया वो किसमें आया? वायलेट में, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा वायलेट। और सबसे कम जो आएगा वो आएगा रेड में, इसे हम बोलेंगे डेल्टा रेड। तो डेल्टा रेड जो है, डेविएशन इन द रेड कलर विल बी लेस, डेविएशन इन द वायलेट कलर विल बी मोर। ठीक है, और इसमें जो अगर आप इनका एवरेज लोगे दोनों का, डेल्टा वी और डेल्टा आर का, तो इसका जो एवरेज आएगा एक्चुअली वो येलो कलर के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है? येलो कलर। तो येलो कलर को हम बोलते हैं मीन लाइट, येलो कलर। तो येलो कलर को हम कहते हैं मीन लाइट, क्योंकि इसका जो डेविएशन है वो मीन पे आ रहा है इनके, तो हम बोलते हैं मीन लाइट। ठीक है, तो येलो का डेविएशन बीच में आएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ कि एक फैक्टर है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये क्या चीज़ शो करेगा? इतने एंगल को शो करेगा कि ये कितना है। जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उतना आपका ये एंगल ज़्यादा होगा, यानी उतना कलर का स्प्लिट ज़्यादा होगा। अगर ये वैल्यू बहुत कम हुई तो कलर का स्प्लिट बहुत कम होगा। आपका जो इससे वो बनेंगे 7 कलर बनेंगे प्रिज्म से, वो बहुत छोटे बैंड पे बनेंगे। तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं, इस फैक्टर को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। ये हमारा क्या है? प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन है। इसने कितना डिस्पर्स, मैंने दोनों लाइटों को अलग अलग इसने किया तो कितना डिस्पर्जन शो किया। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ऑफ दिस प्रिज्म। अब इसमें हम एक चीज फैक्टर निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अच्छा, ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन का जो फॉर्मूला है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा भाई कि ये डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए है, तो अगर मैं आप पुट करूँ इसको वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगी म्यू वायलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। अब ये माइनस ए से माइनस ए तो कट जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी वायलेट का इंटू रेड माइनस रेड का इंटू ए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, एक होता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? ये तो हमारा था एंगुलर डिस्पर्जन। अब समझ में आया जो आपको रेनबो दिखता है बारिश के टाइम पे, वो क्यों दिखता होगा? सर जो ड्रॉप्स होती हैं वो प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं। करेक्ट, तो वहां पे हमारा क्या होता है फिर? एंगुलर डिस्पर्जन होता है। करेक्ट, कुछ और भी होता है एंगुलर डिस्पर्जन के अलावा?
वहाँ पर रेनबो में कोई और फिनोमेना जो आपने पढ़ा हुआ अभी रिसेंटली फिजिक्स में, वो फिनोमेना भी होता है कोई और? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट, एब्सोल्युटली। कैसे पता, मैंने कैसे होता है, आपको कैसे बताओगे कि TIR होता होगा वहाँ पे? आपने जब रेनबो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा रेनबो जो है, जब मान लो सूरज ढल रहा है सपोज पश्चिम की तरफ को, वेस्ट की साइड को, उसके तो आगे रेनबो उल्टा दिखता है ना आपको हमेशा, ऐसा आपने देखा है? जिधर को सूरज होता है उससे उल्टा रेनबो उल्टा दिखता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन की रेज आ रही होती है वो इससे ड्रॉप से टकराती हैं, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो आपको रे ऐसे दिखाई देगी। और जब ये रे ऐसे आएंगी तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे ऐसे, ठीक है? तो ये आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे TIR भी हो रहा है साथ में। यहाँ पे दो फिनोमिना आपके हो रहे हैं, है ना? एक TIR हो रहा है और एक जो है आपका डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का, ठीक है? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो हो ही रहे हैं इन जनरल, लेकिन आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्पर्जन भी हो रहा है और प्लस TIR, तो ये दोनों के कारण होता है। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूँ डिस्पर्सिव पावर पे। तो डिस्पर्सिव पावर जो होती है आपकी क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर आपकी ये होती है कि आपकी जो ये एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस किया दोनों लाइट ने मिला के, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस किया दोनों लाइट ने मिल ये करके ये प्रोड्यूस किया है ना एंगुलर डिस्पर्सन। और अगर मैं मीन लाइट का एंगुलर डिस्पर्सन निकालूं डेल्टा ये, तो ये कितना आएगा? ये आएगा मेरा म्यू येलो -1 इंटू ए। तो मैं इसका अगर रेशो निकालूं इन टोटल एंगल का और इसका, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, इसको शो करते हैं हम ओमेगा से। तो मेरा ओमेगा होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो है एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है? मीन डेविएशन मतलब तो मीन लाइट ने जो डेविएशन प्रोड्यूस किया डेल्टा, उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन आपका हो जाएगा डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड डिवाइड बाय डेल्टा येलो। अब ये आपका जो होता है अपने फॉर्मूले पर निकाल चुके हो, ये हो जाएगा वायलेट माइनस रेड इंटू ए, और ये हो जाएगा येलो -1 इंटू ए से ए कट जाएगा, तो यू विल गेट म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू येलो -1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। क्लियर? सर ये एनसीईआरटी में पाया नहीं है वैसे। लेकिन सिलेबस में तो है आपके। अभी जो हटा है सिलेबस में स्कैटरिंग हटा है इस बार वैसे, लेकिन पता नहीं यार हटेगा भी नहीं हटेगा, क्योंकि अभी जो कल जेईई मेंस का सिलेबस आया है, मैंने चेक तो नहीं किया लेकिन मैंने सुना है कि जेईई मेंस का सिलेबस इज स्टिल सेम। उन्होंने बोर्ड में कुछ जो सर चेंजेस कल हुए हैं वो नहीं। अनाउंसमेंट हुआ तो था। हाँ, तो उसमें वो आ गया ना, उसमें एक्चुअली पेपर का पैटर्न उन्होंने थोड़ा चेंज किया इस बार, और क्वेश्चन मैंने टेस्ट मिलेगी बट सिलेबस कुछ नहीं हटा है। हाँ सिलेबस सेम रखा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हमने चॉइस दे दी है क्वेश्चन में उन्होंने चॉइस दे दी है क्वेश्चन में। जैसे मान लो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 30 और मैथ्स में 30, तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, सबको करने हैं, और जो बाकी 10 क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल टाइप होंगे, उसमें से 5 करने हैं। ऐसा कुछ हुआ है, तो कह रहे हैं हमने सिलेबस का, हमने क्योंकि सिलेबस हटाया कुछ बोर्ड का, हमने वहाँ चॉइस दे दी। लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आया कि चॉइस आपने बी पार्ट में दे दी, ए पार्ट में चॉइस क्यों नहीं दी? फिर ए पार्ट में तो 20 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया आपने। तो लेट अस सी, अभी कुछ और एक्सप्लेनेशन आने का बाकी है वहां से। एनीवे, तो ये हमारा डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डेविएशन हुआ, ठीक है? कल बड़ा ड्रामा चला यार, कल परसों से बड़ा ड्रामा चल रहा है जेई वालों का। पहले प्रोस्पेक्टस डला, फिर हट गया साइड से, फिर दोबारा डला है, उसमें फिर गलती आ गई, फिर एजुकेशन मिनिस्टर आ गए, उन्होंने कुछ बोला। कल परसों से बड़ा ड्रामा चल रहा है। चलो एनीवे, ठीक है, तो दिस इज द थिंग। चलो जी।
तो ये है हमारा, ठीक है। इसके आगे एक और था आपके सिलेबस में हट गया है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, तो इजी है, मैं आपको बता देता हूँ स्कैटरिंग क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने स्कैटरिंग वगैरह पढ़ा होगा, स्कैटरिंग जब की होती है लाइट का, आपने उसमें पढ़ा होगा ना, कोलाइड्स वगैरह में पढ़ लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह में। यस सर। तो सिंपल ही होता है, तो उसमें कुछ ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी वो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट जो होती है, कोई लाइट अगर मान लो किसी पार्टिकल के ऊपर गिरती है, लाइट अब क्या है, जब लाइट जो चल रही है, ट्रेवल कर रही है, उसमें कई सारे पार्टिकल रास्ते में आते हैं, तो उन पार्टिकल पे गिरती है। तो जब पार्टिकल पे गिरती है तो वो हर डायरेक्शन में इधर उधर को स्कैटर हो जाती है। मैंने एक पार्टिकल आया रास्ते में उसके, तो वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो सकती है, लाइट टकरा के किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको जो है हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, एक्चुअली जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल साइज वगैरह क्या है, वेवलेंथ के कंपैरिजन में उनका साइज क्या है, ठीक है। तो इसमें जो स्कैटरिंग होती है एक्चुअली कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर आप देखोगे, उसमें तो जो स्कैटरिंग होती है वो ऐसे वेरी करती है, विबग्योर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मैंने वी कैन से कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4, जो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो लैम्डा हमारा जो ज्यादा होता है वो रेड का ज्यादा होता है, तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? इन कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो इन कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने लास्ट टाइम भी एक बार डिस्कस किया था कि हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जब आपकी सन जो रेज आ रही है वो स्कैटर हो जा रही है, ब्लू आ रही है वाली, तो सारा जो है ये रंग पूरा फैल जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इसलिए पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है। और मैंने आपको कहा था कि जो हमारे डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है लिमिटेड है। तो लिमिटेड लाइट जो आपकी आंख की तरफ आ रही है, अगर ये स्कैटर हो गई इधर उधर, अगर ये स्कैटर हो गई तो आपको दिखाई नहीं देगा ये दूर से, तो आप चाहते हो आपको दिखाई दे, तो आप चाहते हो स्कैटरिंग कम हो, तो स्कैटरिंग कम किसकी होगी? इसकी कम होगी स्कैटरिंग। तो आप जो सिंबल बनाओगे, आप जो डेंजर वो बनाओगे, लाइट्स वगैरह बनाओगे, वो किससे बनाओगे? रेड कलर से, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग लेस होती है, इसकी स्कैटरिंग लेस होती है। क्लियर? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं हम, उसकी थ्योरी क्या है क्या नहीं है, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए, इसके कारण ये सब होता है हमारा। और स्काई हमारा जो ब्लू होता है, ये होता है, रेड होता है, तो सब इसके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ओके, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का कलर वाइट क्यों होता है? तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट ड्रॉपलेट होती हैं, डिफरेंट उसकी डिफरेंट साइज की ड्रॉपलेट होती हैं क्लाउड में। तो डिफरेंट साइज की जो क्लाउड में वो होती हैं ड्रॉपलेट, वो सारे कलर को स्कैटर करती हैं जो भी उस पर कलर आते हैं। तो हर तरह की स्कैटरिंग जो है बराबर हो जाती है। जब सबकी स्कैटरिंग बराबर हो जाती है तो आपको वो कलर जो है वाइट दिखाई देता है, फिर क्लाउड जो है वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब हमारा इसमें है। तो वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स। तो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। यहाँ से हमारा प्रिज्म वाला टॉपिक खत्म होता है, ये प्रिज्म, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग वाला टॉपिक खत्म होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें पहले ह्यूमन आई है और उसके बाद फिर हमारे बाकी चीज़ें हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है। मैग्नीफाइंग ग्लास है पहले, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप। तो ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं मेनली जो पढ़नी है। एक तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक तो YDSC है, और दूसरा हमारा दूसरा क्या है? डिफ्रैक्शन। हाँ, दूसरा डिफ्रैक्शन फिनोमिना है। तो CBSE में तो हटाया है उसमें? नहीं, डिफ्रैक्शन तो नहीं हटाया मेरे ख्याल से। CBSE ने बड़ा मजाक किया भाई, जो सिलेबस हटाया है ना मेरे को ऐसी चीज हटाई है, जैसे मान लो स्कैटरिंग हटा दी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बताओ इसमें क्या बताने वाली चीज थी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा के क्या मिल जाएगा बच्चे को? कोई बड़ी चीज हटाते हैं। हालांकि उन्होंने वो तो हटाया, रिफ्लेक्शन तो हटाया है, रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन एक बड़ा वो था।
लेंस, सॉरी ये मिरर वाला जो था। अरे सर वो तो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना वो अच्छे से। अच्छा, इसलिए हटा दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, 10th में पढ़ चुके हो ना हाँ आप। ऐसी ऐसी चीजें हटाई है मैंने कि जो हटाना ना हटाना बराबर बात है, हटाओ चाहे मत हटाओ वो बराबर बात है, ऐसे हटाया उन्होंने। रेडियो एक्टिविटी हटा दिया यहाँ से, तो रेडियो एक्टिविटी आप वहां पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में ऑलरेडी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर, बस उसमें तो बस ओनली लॉज वगैरह थे ना, तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी पढ़ी है। वहां तो पूरा ढंग से पढ़ा है आपने। तो ऐसे इन्होंने हर जगह ऐसी किया है, मैंने छोटी छोटी चीजें हटा दी हैं बिल्कुल, जो कि पहले ही बेकार थी, जो आती नहीं थी। तो ऐसा किया है उन्होंने तो। चलो जो भी है, वो ये चाह रहे हैं आपका नुकसान कम से कम हो, आपका नुकसान कम से कम हो, ऐसी चीज ना हट जाए जो आपको काम आए बाद में। सीबीएसई इज वेल विशर इन दैट वे। चलिए, तो ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग ही एक ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो पढ़ेंगे वो हम आई के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तो बायोलॉजी वाले हो, आपको तो आई के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो हमें जो आई के बारे में मोटा मोटा जो हमें चाहिए फिजिक्स में, वो हम देख लेते हैं। क्या क्या होता है आपको पता होगा सब। इसमें जो होता है ब्लाइंड स्पॉट रेटिना होता है ना, ये सब पढ़ लिया आपने, बायोलॉजी वगैरह में है आपके। सिलेरी मसल्स, यस सर। रॉड्स एंड कोन का यूजेस, रॉड्स एंड कोन होते हैं कलर के लिए आपके डिफरेंट, ये सब पढ़ा होगा आपने, आइडिया होगा आप लोगों को। और आई का आप वो चेंज कर सकते हो, एपरेचर वगैरह चेंज कर सकते हो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग योर सिलरी मसल और रिलैक्सिंग दैम, ये कर सकते हो। ये सब आप आइडिया है आप लोगों को बेसिक। यस सर। है ओके। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ये समझते हो आप लोग, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यस सर। Yes, sir. क्या होता है? 25 centimeter. ये तो कितना होता है? इससे क्या होता है, इससे आप कम का जो होता है ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो यूजुअली नॉर्मल आई उसको देख नहीं पाती ढंग से, ठीक है। और फार डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है हमारे नॉर्मल आई का, ये तो नियर हुआ। फार में क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट डिस्टेंस। फार में क्या आएगा ना, फार बोलूँ तो मैं जब देख सकते हो क्लियरली, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो बिल्कुल आप उसको। फार क्या आएगा, फार डिस्टेंस ऑफ विजन क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आएगा आई के लिए, ठीक है। आई देख सकती है इन्फिनिटी तक, ओके। तो आई का डायग्राम बना लेते हैं पहले फटाफट से, मोटा मोटा। आप लोग बताना फिर क्या क्या होता है इसमें, है ना, बायो वाले स्टूडेंट हो। इसमें कुछ मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब है यार, इसमें मैंने बायो नहीं दी। एक बार मेरे बायो वाले फ्रेंड ने अपना कुछ डायग्राम ड्रॉ करने को दिया था मेरा, मुझको, उसके बाद उसने कभी नहीं दिया। बायो में तो काफ़ी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं आप लोगों को, है ना। वैसे इस साल बच गए होगे आप लोग, इस साल फाइल वाइल सबमिट नहीं होंगी ना स्कूल में, इस साल तो आपका। सर कोई बच्चे नहीं है, हमारी भी होंगी फाइल्स। सर कोई नहीं बचे, सारी फाइल सबमिट करी हैं। सारी सबमिट करी हैं। यस सर, सब कुछ। गड़बड़ हो गया फिर तो मामला, मुझे तो लगा घर में बच गए होगा इस बार। सर नहीं बचे, टीचर्स ने नहीं बख्शा। अच्छा, तो गड़बड़ हो गया यार मामला। और फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले उन्होंने भी करवाई सबमिट कुछ? यस सर, उन्होंने भी बनवाई हैं। अच्छा, उन्होंने ही बनवा दी।
तो फिर एक्सपेरिमेंट Yes, कैसे किया, sir. क्या बोला, खुद पढ़ लो, एक्सपेरिमेंट खुद पढ़ लो, कैसे किया? नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि स्कूल में एक दो आके कर लो, तो अभी बुला रहे हैं तो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट स्कूल में। अच्छा, स्कूल में जाके कर रहे हो, तो अभी शुरू में या यस सर। पहले से चल रहे हैं? सर अभी अभी किया है 9 दिसंबर में ही। अच्छा, अभी किया है। हाँ, प्रैक्टिकल होने वाले Yes. होंगे ना अभी। हाँ सर, बोल रहे हैं जनवरी में होंगे बोर्ड के। ओके, तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता यार, प्रैक्टिकल इस बार तो देखो वैसे ही करा नहीं है आप लोगों ने प्रैक्टिकल ज़्यादा, तो प्रैक्टिकल में वो थियोटिकल चीज़ें ही पूछेंगे आपसे। वैसे भी पहले प्रैक्टिकल यस में सर। प्रैक्टिकल में वो थियोटिकल चीज़ ही पूछते थे कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना कि लेंस है उसको पानी में डुबा दिया, बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, तो वो तो आपको वैसे ही पता है, थ्योरी पढ़ चुके हो ऑलरेडी, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है मैंने थोड़ी देर पहले भी, तो उसमें ये चीज़ें पूछेंगे सारी आपसे, तो वो सब अपनी स्ट्रॉन्ग रखना। उनको बस ये लगता है प्रैक्टिकल वाले को, देखो मेन पता है क्या होता है, जो टीचर बाहर से आता है ना प्रैक्टिकल लेने, उसको ये Yes, लगता है sir. बस कि बच्चा जो है, मैं ऐसा ना हो कि मैं उसको पूरे नंबर दे दूं प्रैक्टिकल में और ये बोर्ड में परफॉर्म ना कर पाए, तो मेरे पे कोई बाद में कोई वो उंगली उठाए कि यार आपने किसको नंबर दे दिए। उसको बस वो ये चेक करते हैं यूजुअली टीचर आपके कि ये बच्चा बोर्ड में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसको अगर लग गया कि बोर्ड में परफॉर्म कर लेगा तो फिर वो बच्चे को नंबर दे देते हैं यूजुअली, है ना। कोई एक आधा होता है टीचर जो बिल्कुल जिसको प्रैक्टिकली चाहिए, नहीं तो यूजुअली जो टीचर आते हैं वो दे देते हैं नंबर। तो अपना बोर्ड वाला स्ट्रॉन्ग रखना बस चीज़ें, तो वही पूछेंगे आपसे यूजुअली, प्रैक्टिकल की थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी तो काम चल जाता है। Okay, sir. बाकी आपके टीचर होंगे वो भी वो करेंगे हेल्प आपकी। Yes, sir. चलिए, इस बीच मैंने थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना लिया है जितना मुझसे बना। देखो यहाँ पे ये हमारा आई लेंस है, बीच वाला पार्ट, दिस इज आई लेंस। आई डोंट नो बायोलॉजी में कैसा डायग्राम है, फिजिक्स में कैसा बना हुआ है। इसके आगे जो है प्यूपिल होता है आपका, कॉर्निया होता है, फिर इसके सपोर्टिंग यहाँ पे बाहर, इसको ये करने के एक्वा लिए चेम्बर भरा होता है उसमें। ये तो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक्वा ह्यूमर यहाँ पे होता है। अच्छा, आप एक्वा ह्यूमर बोल रहे हो? यस सर। अंदर विट्रस ह्यूमर। बायोलॉजी में सेम, बायोलॉजी में सेम है या थोड़ा डिफरेंट है इससे कुछ? सर यही तो है, आंख तो बदलनी जाएगी किसी की। हाँ, आंख तो नहीं बदलती, लेकिन एक्चुअली मैंने अप्रोच होती है ना, कहीं में डिटेल में जाते हैं तो लोग अपने टेक्निकल टर्म यूज करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है, कुछ सेम है। ओके, ये आपका इरिस है, इरिस का फंक्शन क्या होता है? प्यूपल का साइज छोटा या बड़ा करना। बड़ा करना है ना, अच्छा। और जो आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं वो इसको लेंस को क्या करती लेंस को उसकी फोकल लेंथ बदलती है। हैं? तो ये आपकी सिलेरी मसल है दोनों साइड, ये ऊपर भी होंगी नीचे भी, ऐसे इरिस में हम नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, सॉरी। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपका बनता है, ठीक है। और ये आपका रेटिना है, यहाँ पे पीछे जाके इमेज बनेगी, दिस पार्ट इज रेटिना, इसको हमने यहाँ कनेक्ट नहीं किया अभी। ये एक पर्दा है जहाँ पे कि जाके इमेज बनेगी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेटिना। यहाँ पे फिर ऑप्टिक नर्व जो होती हैं आपकी, वो इन सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं आपके, आई थिंक ब्रेन में करती होंगी मोस्ट ऑफ, वहीं प्रोसेसिंग होती होगी। ठीक है, ओके। ऑप्टिक नर्व होती हैं, और अगर ये वाला पॉइंट आपका जो है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अगर यहाँ पे लाइट गिर जाए तो यहाँ पे तो आप देख ही नहीं पाओगे, तो वी से दिस पार्ट इज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के आई का डायग्राम है। तो हमारी जो रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है, और जब यहाँ से रे आती है फाइनली जाके इस पर्दे पे गिरती हैं, कन्वर्ज होके, ये आपका लेंस है एक, ये लेंस जो है इसको कन्वर्ज करेगा लाइट को, और कन्वर्ज करके इस पर्दे पे फोकस करेगा,
और आपका जो लेंस का साइज, आई का साइज है, वो लेंस का साइज जो है या फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली ये, और आप अकॉर्डिंगली ये जो है फिर इसकी इमेज बनाएगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट दूर है तो आपको फोकल लेंथ डिफरेंट चाहिए, क्योंकि आपका जो ये चीज़ है ये फिक्स है लगभग, जो आई से और इसकी दूरी है रेटिना की वो फिक्स है लगभग, आई थिंक कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है शायद ये लगभग फिक्स है यहाँ पे। अगर ये फिक्स है आपकी आई से रेटिना की दूरी, तो जो लाइट आ रही है यानी आपका वी फिक्स हो गया, वी लगभग फिक्स हो गया आपका, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा वी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू आपका चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट मान लो पास है या दूर है वो डिपेंड करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ में चेंज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ आपको चेंज करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ चेंज करने के लिए आपको लेंस को चेंज करना पड़ेगा, आपको लेंस का जो है फोकल लेंथ यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। तो वो काम जो है वो काम हम करेंगे, तो उससे हमारा फोकल लेंथ चेंज होगा। कौन करेगा इसका फोकल लेंथ चेंज? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करके या वो करके रिलैक्स करके फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी? दूसरी ये होती है भाई, कई बार हम जैसे अंधेरे में होते हैं, एकदम उजाले में चले गए हैं या उजाले से अंधेरे में आ गए, एकदम से लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, तो उसमें हम आँख कहते हैं बंद कर दी या ज़्यादा खोल दी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर हमें? अगर फिजिक्स वैसे टर्म सर में वो बोले, तो आइरिस का वर्क होता है कि प्यूपल का साइज छोटा बड़ा, हाँ, तो वहाँ पे मैं पीपल का साइज छोटा या बड़ा करना होता है धूप ताकि, में चले जाएंगे तो प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा। करेक्ट, धूप में जाएंगे तो हमें लाइट कम चाहिए, वहाँ पे काफ़ी लाइट आ रही है तो पीपल का साइज छोटा हो जाएगा, और अंधेरे में आएंगे तो ज़्यादा चाहिए एकोमोडेट करने के लिए लाइट हमें, तो वहाँ पे पीपल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है इनके फंक्शन है, ऐसे हमारा आई काम करता है, ठीक है। तो हमारे लिए बायोलॉजी, आप बायोलॉजी वाले होते तो सब कर लोगे। अब इसमें फिजिक्स कहाँ से शुरू होती है वो देखते हैं। फिजिक्स शुरू होती है इसके डिफेक्ट से, जिसके डिफेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें हम कौन कौन से लेंस यूज़ करते हैं, आई के डिफरेंट डिफेक्ट में कौन कौन से लेंस यूज़ करते हैं, उनकी पावर क्या क्या होनी चाहिए, उनकी पावर क्या क्या होनी चाहिए, तो वो हमें देखना भी, आई के डिफेक्ट कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई के डिफेक्ट देख लेते हैं। आपको पता होगा वैसे कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन, आई के नहीं, विजन के, आई में तो बहुत सारे हो सकते हैं। बताओ। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ओके, तो ये सब आपके आई के डिफेक्ट हैं। ये डिफेक्ट क्यों आते हैं आई में? सर मायोपिया में ना कन्वर्जिंग पावर कम हो ज़्यादा हो जाती है। मैंने आई का जो लेंस है एक्चुअली वो ढंग से बिहेव नहीं कर पाता, आप ये बोल लो कुल मिला के, है ना। अगर वो लेंस ढंग से बिहेव करे, या फिर आपका क्या होता है, आपकी जो आई बॉल का साइज है वो ऐसा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, उस केस में हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ होता है, इसलिए आपकी जो लाइट है उसका जो लाइट फोकस होनी चाहिए वो आपके रेटिना पे होनी चाहिए, लेकिन वो रेटिना पे फोकस ढंग से नहीं हो पाती, तो वहाँ पे इमेज उसकी ब्राइट इमेज नहीं मिलती आपको। तो उसमें फिर आप कुछ लेंस वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसका डिफेक्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला डिफेक्ट है आपका मायोपिया, मायोपिया और शॉर्ट, इसमें क्या नहीं दिखता, दूर का दिखता, पास का दिखता? सर दूर का ही दिखता, शॉर्ट साइड मतलब शॉर्ट। दूर का। दूर का दिखता, ठीक है। तो ये जो है नियर का देख सकता है, लेकिन कांट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। कई लोगों को होता है ये, हो सकता है आप लोगों में से भी कई लोगों ने स्पेक्ट वगैरह यूज़ किए हो, उनको दूर का ना दिखता हो। तो यूजुअली आजकल आ ही जाता है सबके, है ना। जब तक अब 12वीं क्लास में या फिर कॉलेज में जाओगे कई लोगों को हो जाएगा, कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो है जो रे आ रही है फार से, वो क्या होती है, जो रे फार से आ रही है वो
आई पे जब गिर रही है, मान लो ये आई है, इसको सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, और ये आपका लेंस है। इसको यूजुअली कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए था, यहाँ कन्वर्ट करना चाहिए था लाइट को, लेकिन ये क्या करता है, ये लेंस आपका जो होता है वो लाइट को पहले ही यहाँ पे कहीं कन्वर्ट करने लग जाएगा, तो आपकी जो रेज आ रही हैं वो यहाँ कहीं कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इमेज जो है यहाँ कहीं बन रही है, तो बहुत कम लाइट होगी जो पीछे जाके कन्वर्ट होगी, तो आपको यहाँ पे धुंधली इमेज मिलेगी, यहाँ पे आपको धुंधली इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये लेंस क्या कर रहा है, पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा है लाइट को वहाँ तक पहुँचने से पहले। ठीक है, इसके रीज़न क्या होता है इसका, मैंने क्यों आता है डिफेक्ट, तो ये इसलिए आ सकता है की फोकल लेंथ कम हो जाती है बहुत। या तो लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाए, आई लेंस की, या फिर रेटिना की बॉल ज्यादा बड़ी होने लगे। बॉल बड़ी हो जाए। ऑब्वियसली अगर ये बॉल बड़ी होगी तो ये चीज़ पीछे हो जाएगी, तो फिर आपका लेंस यहाँ पे वो नहीं कर पाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अगर डिक्रीज कर गया, आई लेंस डिक्रीजेस, तो उसने फोकल लेंथ पहले ही, उसको फोकल लेंथ कम हो गई है, पहले फोकल लेंथ इतनी थी, अब फोकल लेंथ इतनी रह गई, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है। या फिर बी हो सकता है आपका आई बॉल का साइज इंक्रीज होगा, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेस। अब हमें क्या करना है, हमें रे को यहाँ कन्वर्ट नहीं करना, हमें तो यहाँ कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि इस रे को, हाँ, जो कि इन रे को डाइवर्ज करे, डाइवर्ज करेगा तो फिर ये दूर जाके कन्वर्ज होंगी, है ना। तो हम इनको रे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लगा देते हैं फिर डाइवर्जिंग लेंस। तो अब ये क्या करेगा डाइवर्जिंग लेंस की, इसको यहाँ पे दोबारा से रेस को अब यहाँ कन्वर्ट करने लगेगा। ठीक है, तो इसका जो रेमेडी है, जिसका सॉल्यूशन है, वो है कि वी यूज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उसमें पूछेंगे वो कि आपका जो है डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, एक आदमी है वो इतना ही देख पाता है, वो जो है दूर तक नहीं देख पाता, वो केवल 4 मीटर तक देख पाता है, तो कितनी होगी। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके, कैसे क्वेश्चन में इसकी फोकल लेंथ कैसे निकालनी है। दूसरा जो डिफेक्ट है आपका वो है कि आप पास के ऑब्जेक्ट ना देख पाओ लेकिन दूर के देख पा रहे हो, पास के ना देख पाओ लेकिन दूर के देख पा रहे हो। अब कोई बोलेगा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, तू पास के नहीं देख पा रहा है, दूर के देख पा रहा है ना, तो बड़ा झूठ सा बोल रहा है। तो उसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, जब बोलते हैं ना हाइपर कंजुगेशन, बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो कह रहा है हाइपर, या तो बोलो बड़ा झूठ सा बोल रहा है, तो पास का नहीं देख पा रहा है, दूर का देख पा रहा है, तो हाइपर मेट्रोपिया। तो वहां से मैंने याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद रहेगा इससे, हाइपर मेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेडनेस। हाँ, तो मैं दूर का देख सकता हूँ बट मैं पास का नहीं देख सकता। तो ये जो होता है, जब पास का नहीं देख सकता, यानी मतलब मैं अखबार नहीं पढ़ सकता ढंग से, तो ये यूजुअली जो होता है ये ज़्यादा एज में होता है। आप देखोगे जो बड़े लोग होते हैं ये उनको होता है यूजुअली, शॉर्ट साइटेडनेस यूजुअली छोटे बच्चों को नहीं होता। ठीक है, तो बड़ी उम्र में 35-40 साल के बाद आप देखोगे कि आप पास का नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपकी जो रेज आती हैं वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो गई, मैंने वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा लेंस, आपका आई लेंस जो है कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, तो वो जाके जो है रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही है। आपकी जो रे आ रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट नियर वाला ऑब्जेक्ट है मान लो कोई, और इसकी जो रे है इसकी जो रे हैं वो जाके कहाँ जा रही हैं, वो पहुंच रही हैं कहीं पीछे। तो यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई, जो मैं रिक्वायरमेंट फोकल लेंथ की थी वो इतनी थी बस, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ ज़्यादा हो गई। तो इस केस में जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो लिख रहे हैं क्या होता है इसमें, वी कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, सॉरी, हाँ, नियर ऑब्जेक्ट वी कांट सी द,
इसमें रे आपकी ऐसे ऐसे पहुंच जा रही है, ऐसे पहुंच जा रही है आपकी, तो इसके पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं, इसके उल्टे, इससे इसमें जो कॉज होंगे इसके वो उल्टे हो जाएगा पिछली बार के मुकाबले। एक तो हो सकता है कि आई बॉल का साइज डिक्रीज हो जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा कॉज ये हो सकता है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इसे पहले ही कन्वर्ज करना, हम चाहते हैं यहीं पे कन्वर्ज हो, ये कहाँ पे, यहीं पे जाके। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे एक लेंस का यूज़ करेंगे जो कि कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। इस केस में इसकी जो रेमेडी है, वी यूज़ कन्वर्जिंग लेंस। तो हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, उससे फिर हमारा जो दोबारा से जो है जो लाइट हैं वो रेटिना पे आने लगेंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो लेंस हो गए, फिर एक आपका ये है और एक आपका आई का लेंस तो है ही ऑलरेडी। दो लेंस आप यूज़ कर रहे हो, दो लेंस आप यूज़ कर रहे हो। प्रेस बायोपिया क्या होता है, थर्ड डिफेक्ट हमारा प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिक पर्सन को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, इसमें दोनों प्रॉब्लम जब आ जाएगी तो प्रेस बायोपिया यही होता है ना मेरे ख्याल से। जब आपकी दोनों प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस बायोपिया ये कब होता है, जब आपकी सिलेरी मसल की पावर खत्म हो जाती है, आपके आई लेंस को एडजस्ट करने की पावर खत्म हो जाती है सिलेरी मसल की। इसमें दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। तो इसमें फिर क्या यूज़ करते हैं, बाई फोकल लेंथ के स्पेक्ट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के जो चश्मे होते हैं उसमें दो वो होते हैं पार्ट, नीचे वाला पार्ट होता है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है। तो हम बाई फोकल लेंथ के स्पेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस इज योर प्रेस बायोपिया। ये ओल्ड एज में होता है जबकि सिलेरी मसल वीक पड़ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ वीक सिलेरी मसल। दिस इज प्रेस बायोपिया। ठीक है, एक और डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, तो इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में जो है अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कई लोगों का ऐसा होता है प्रॉब्लम कि जब वो वर्टिकल लाइन पे फोकस करते हैं, मान लो कोई पेपर है और उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो वर्टिकल लाइन पे फोकस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल की इमेज सही नहीं बनती। ये जब इमेज जो हॉरिजॉन्टल को फोकस करेंगे तो वर्टिकल की इमेज सही नहीं बनेगी, उसकी इमेज उनकी खराब बनेगी, उसकी इमेज उनको खराब बनेगी। तो एक बार में एक ही चीज़ देख सकते हैं। तो अगर वो वर्टिकल को ठीक देखेगा तो हॉरिजॉन्टल खराब, हॉरिजॉन्टल को ठीक देखेगा तो वर्टिकल खराब, है ना। तो इसमें जो इमेज बनेगी आपकी वो कुछ ऐसे कुछ बनती है रेटिना पे। इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, ये इमेज एट रेटिना है। इसमें क्या होता है, वी कांट फोकस जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे ना नीट में और वो ज्वाइन करोगे कॉलेज, तो वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट में ये सब टेस्ट करा के चेक करते हैं। इनफैक्ट जब कोई भी एग्जाम होता है ना, आईएएस होगा आपका या कुछ भी क्वालिफाई बाद में करोगे,
तो वहाँ पे सब जगह टेस्ट होते हैं, तो सब चेक करते हैं वहाँ पे आई कितनी है, एस्टिमेटिज्म तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस भी होता है फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो लेंस दिए थे उसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दिए थे, बोथ आर स्फेरिकल लेंसेज। इस केस में सिलेंड्रिकल लेंस यूज करने पड़ते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपने देखा होगा जो आपका डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करता है, जो लोग टेस्ट कराते हैं आई का, तो उसमें स्फेरिकल पावर भी लिखी होती है और सिलेंड्रिकल पावर भी लिखी होती है लेंस की, कई बार सिलेंड्रिकल पावर भी आ जाती है, तो उसका मतलब एस्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट है वहाँ पे। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज द cylindrical lenses। ठीक, तो इसमें एस्टिग्मेटिज्म हमारा क्लियर होता है, ठीक। तो ये है इसमें, ठीक है। अब इसके डिफेक्ट का देखते हैं कि अब डिफेक्ट को जो आता है इसकी फोकल लेंथ वगैरह कैसे हम लोग निकालते हैं, कितनी फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। 2-3 ही ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पे, चलो कर लेते हैं इनको। ये क्लियर हो गए सारे डिफेक्ट, तो क्लियर है सबको? डिफेक्ट तो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके। तो एक तो पहला क्वेश्चन है पूछा, नियर एंड फार पॉइंट फॉर अ ह्यूमन आई इज। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, आपने बताया था अभी, और फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये तो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले एक दो तो ऐसी हैं थियोरेटिकल टाइप के, चलो ये करते हैं। ये कह रहा है एक नॉर्मल आई है, एक नॉर्मल आई है और उसमें जो कॉर्निया है, कॉर्निया है उसकी जो पावर है कन्वर्ज, कॉर्निया की कन्वर्जिंग पावर होती है। तो कॉर्निया की कन्वर्जिंग पावर जो है, पावर इज 40 डायोप्टर, कन्वर्जिंग पावर इज 40 डायोप्टर, ठीक है। एंड कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, कॉर्निया की है आपकी, और क्या है कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड इट, आई लेंस है इसके बिहाइंड इट, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो है 20 डायोप्टर, 20 डायोप्टर। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया आई लेंस में कितना डिस्टेंस है, इसको निकालो आप। 1 मिनट में आता हूँ, है ना। मैं इसको जरा आवाज बंद करूँ।
सर 5/3 सेंटीमीटर। सर हाँ जी, निकाल लिया? यस, हाँ बताओ। सर 5/3 सेंटीमीटर आ रहा है, कंफर्म भी नहीं। 5/3 हो सकता है, कितना? 1.67? 1.67 हो गया तो, है ना? हाँ, हो सकता है, ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो है। 1.67 सही है यार, सही आंसर है। सर बताऊं कैसे किया है, आप कर दोगे? बताओ। वो तो सर दोनों का पहले तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाया था, तो उसमें पावर प्लस हो जाती है दो चीजों की। 1/f प्लस 1/f हो गया ना, पावर प्लस हो गई, ठीक है। तो अब नेट पावर हो गई 60 डायोप्टर। ठीक है। फिर उससे फोकल लेंथ निकाल ली, और हमें पता है कि जो फोकल लेंथ में एफ होता है वो मीटर में होता है, तो हमने 5/3 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ। फिर वन बाई एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम इनफाइनाइट मान लेंगे तो जो v होगा वही आंसर होगा। ओके, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोगों ने भी निकाल लिया? बाकी लोगों ने निकाला? दो लेंस इन कांटेक्ट में है ना ये, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। 1/f, तो यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2, पावर जो है यहाँ पे P1 प्लस P2 यानी 40 प्लस 20, 60 डायोप्टर पावर है हमारे पास। और हमें क्या बताना है? आई बॉल का साइज। तो आई बॉल का साइज क्या होगा? जो रे को ये कन्वर्ट करेंगे, तो मान लो इन्फिनिटी से रे हम पैरेलल मान लेते हैं, तो जो इसकी फोकल लेंथ आएगी, जो वी आएगा, वो फोकल लेंथ होगा, और वही आई बॉल का साइज भी होगा। तो हम पे पावर पता है, यानी हमें फोकल लेंथ पता है हमारे पास। तो फोकल लेंथ हमारी जो आ रही है नेट, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u तो हमारा इन्फिनिटी हो गया, तो 1/v इक्वल टू 1/f, तो वी कैन राइट v इक्वल टू f। इस केस में v इक्वल टू f ही होगा सिंपली, वैसे तो। f कितना आएगा हमारा? पावर का अपोजिट, पावर हमारी होती है 1/f, तो पावर हमारी होती है 1/f। तो पावर हमारी कितनी देर की है? 60 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ जो आपकी आएगी वो आएगी 1/60, बट ये किस में आई? मीटर में आई है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये आपकी फोकल लेंथ जो होती है वो SI यूनिट में आएगी यहाँ से। फोकल लेंथ आपकी 1/60 मीटर आई, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 1/60 × 100, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये 10/6 यानी 5/3 यानी कि 1.67 सेंटीमीटर। ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द बोथ कंबाइंड लेंसेज, और वही आपकी क्या होगी? आई बॉल का साइज। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? आयुषी, चैनिका, स्वाति, क्लियर हुआ? उषा, उर्वशी, महक, मेघा, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला क्वेश्चन करें? Yes, sir. Okay, let us move to the next question. Let us move to the next question. Person cannot see a distance less than 1 meter. A person can't see less than 1 meter. कौन सा डिफेक्ट है? कौन सा डिफेक्ट है? Hypermetropia. हाइपरमेट्रोपिया। पास का नहीं देख पा रहा। तो एक बोल रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस to be used so that he can read a book of at 25 centimeter, so that he can read book at
25 सेंटीमीटर करो। सर 3 डायोप्टर। 3 डायोप्टर। Yes, sir. 3 आ रहा है। ओके, +3 या -3? Plus कन्वर्जिंग। सर ठीक है, डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव आएगा ना। डाइवर्जिंग लेंस यूज कर रहे हो? सर हाइपरमेट्रोपिया में तो यस सर, कन्वर्जिंग आएगा तो फिर कन्वर्जिंग है ना, हमें पहले कन्वर्ज करना है ना, पीछे कन्वर्ज हो रहा है तो हमें पहले कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। प्लस आएगा, +3 डायोप्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? आयुष कैसे निकाला आपने? आयुष ने निकाला या किसी और ने निकाला हो तो कैसे निकाला है? सर आयुष ने निकाला है। बताओ आयुष फिर। सर मैंने नहीं निकाला है। नहीं निकाला? नो अच्छा, सर। तो किसने सर निकाला? मेरे साथ किसी और ने भी बोला था। किसने बोला था फिर? मैंने देखा नहीं नाम। अब मैंने बोला था। चैनिका। हाँ चैनिका, आप बताओ चलो कैसे निकालेंगे। सर इसमें V की जगह 100 और U की जगह 25 लग के फिर F निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। ऐसा कैसे सर मुझे मालूम चला कि V की जगह मैं 100 रखूंगा, U की जगह 25? मैंने कैसे बोल सकता हूँ मैं? सर क्योंकि 1 मीटर क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे हमें मतलब ऑब्जेक्ट रखा होगा। ओके, और सर फिर इमेज करेक्ट। की 100 उस पे बनानी है। करेक्ट, क्योंकि आंख जो है वो 100 के बाद ही देख पाती है ना, आंख तो नहीं देख पाएगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं होगा 25 सेंटीमीटर। आप बुक को यहाँ पे रख रहे हो 25 सेंटीमीटर पे, और आप चाह रहे हो कि उसकी इमेज यहाँ बने ताकि आंख उसे देख पाए। तो लेंस ने क्या करा, एक तरह से आंख को धोखा दे दिया। जो बुक यहाँ पे थी उसे कहाँ दिखा दी? यहाँ पे। तो आंख उसे देख पाई, तो आंख उसे देख पाई क्योंकि आंख तो देख ही पाती है, 1 मीटर देख ही लेती है आंख। तो आपने U 25 पे रखा था, V आपका 100 होगा। करेक्ट चैनी का। तो U आपका 25 होगा, साइन के साथ रखेंगे। तो आपकी इक्वेशन है -1/u + 1/v = 1/f। विद साइन अगर हम रखेंगे, पावर ऑफ द लेंस हमें निकालनी है। -1/u, u को -25 कर लेंगे, +1/v। v जो है हमारा वो 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, = 1/f। तो ये हो गया 1/25 + 1/100। हमें यही चाहिए एक्चुअली, पावर ही चाहिए ना हमें।
कितना आ रहा है एलसीएम लेंगे तो हम 4 और 1 5/100। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? v हमारा माइनस होना चाहिए ना, क्योंकि ये लेंस अगर यहाँ कहीं होगा तो लेंस जो है वो v को भी नेगेटिव, u आपका नेगेटिव है, v भी नेगेटिव होगा इस केस में ना, क्योंकि दोनों हमारे लेंस लेंस तो यहाँ कहीं होगा आँख के बिल्कुल टच में, तो u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव अगर होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये बन जाएगा 4 - 1 3/100। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में था सब कुछ, तो अब पावर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर इक्वल टू 3 डायोप्टर आ जाएगी आपकी। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे देख रहे हो आप, प्लस आ रही है, तो प्लस आने का मतलब आपको जो लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ेगा, वो आपका ये सब काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये सबको क्लियर? हमें आँख को धोखा देना है बस। आँख जो है जो देख सकती है, आँख जो देख सकती है, लेंस को उसकी इमेज वहीं बनानी है जहाँ वो देख सकती है। अगर वो पास देख सकती है तो पास बनानी है, दूर देख सकती है तो दूर बनानी है। ठीक है, जैसे अभी आगे जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे उनमें सब में यही होगा, तो आप लोग अभी देखो, जिसको भी समझ में नहीं आया 1-2 बार फिर ट्राई करो दोबारा से। ये तो हम कर चुके हैं ना, 3 डायोप्टर वाला। अच्छा, इसमें उल्टा है क्वेश्चन, ये कह रहा है मैन कैन सी अप टू 100 सेंटीमीटर। ए मैन कैन सी अप टू 100 सेंटीमीटर, ये केवल 100 तक ही देख सकता है, पास देख सकता है बस, इसमें मायोपिया हो रखा है। तो इसको पावर ऑफ द लेंस कितनी चाहिए? टू सी फार ऑब्जेक्ट, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, ये निकालो। वन वन प्लस या डायोप्टर माइनस? माइनस। माइनस या प्लस? माइनस। सबने निकाल लिया? यस सर। सिंपल। सिंपल है। तो ये 100 तक देख सकता है। आपकी बार क्या है, आपको फार ऑब्जेक्ट देखने हैं। फार मतलब दूर वाले ऑब्जेक्ट, तो आप सबसे दूर तो इन्फिनिटी होता है। अगर आप इन्फिनिटी देख सकते हो तो बाकी सब कुछ तो देख ही सकते हो। ठीक है, आप अभी तक 100 सेंटीमीटर देख सकते थे बस, यहीं तक आपकी आँख यहीं तक देख सकती थी। तो आप ट्राई करोगे कि आपकी जो लेंस ऐसा लगाओगे कि जो इन्फिनिटी की इमेज जो है, इन्फिनिटी की जो इमेज है वो यहाँ बनाए। अगर इन्फिनिटी की इमेज वो यहाँ बना सकते हैं तो बाकी जो ऑब्जेक्ट उससे पास होंगे इन्फिनिटी के बाद, उनकी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यानी जो मेरा इन्फिनिटी है, जो रे इन्फिनिटी से आ रही है, अगर वो यहाँ कन्वर्ज हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, मुझे जो लेंस चाहिए 1/u + 1/v = 1/f। मेरा u जो है इनफाइनाइट है, u मेरा इनफाइनाइट है, प्लस 1/v = 1/f। ठीक है, तो जो मेरा v है वो होना चाहिए मेरा, इस केस में कितना होना चाहिए, v जो है 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो फाइनल इमेज बनानी है वो ऐसे बनानी है कि आंख देख पाए, और आंख कब देख पाएगी, जबकि वो 100 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे -100 लिख सकता हूँ मैं, इसे = 1/f। अब मुझे पावर निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर आपकी होती है 1/f × 100, अगर f सेंटीमीटर में है तो। यहाँ पे जो पावर आएगी वो आ जाएगी -1/100 × 100, विच इज़ नथिंग बट -1 डायोप्टर। ठीक है, आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट।
क्लियर हो रहा है क्वेश्चंस इस टाइप के बाकी लोगों को? बाकी लोगों क्लियर हो रहे हैं? यस सर। ओके गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन इसके सिमिलर ही हैं सारे लगभग। ये कह रहा है एक पर्सन है, वो जो है -2.0 डायोप्टर के लेंस पहनता है, तो उसके डिफेक्ट ऑफ द आइस किस टाइप का है, तो पहले ये पूछ रहा है डिफेक्ट का टाइप क्या है, और दूसरा ये पूछ रहा है कि इसका फार पॉइंट विदाउट ग्लास क्या है। हिंट भी दे दिया इसने। फार पॉइंट विदाउट ग्लास कितना है? सब लोग निकाल लो इसको फटाफट से, तब फिर आगे मूव करते हैं। ये तो सब निकाल लोगे, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या हुआ गोविंद, लंबी क्लास हो गई? रोज ही तो होती है तुम्हारी 2 घंटे की क्लास, आज थोड़ी होगी ना? आज तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाँ आज एक्चुअली टॉपिक वैसे आ रहे हैं ना आपके, अलग टाइप के। चलो कोई नहीं, अभी तो ऐसी है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे वो भी थोड़ा ऐसी है, उसके बाद जब ये पहुंचोगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में तब जाके कुछ इंटरेस्टिंग है। अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है उसमें, डायग्राम वगैरह बनाने आनी चाहिए, बाकी तो फिर और तो कुछ है नहीं इसमें का। उसमें भी बस फॉर्मूले फॉर्मूले रटने ही हैं आपको सारे उसमें। उसमें मैंने, मेरा काम ज़्यादा नहीं है, आपको ही करना है उसमें काम। मेरा काम तो उसके बाद शुरू होगा जब वेव ऑप्टिक्स शुरू होगा आपका, YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डिफ्रैक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, वहाँ पे सर शुरू इसमें होगा पर्सन मेरा को काम। मायोपिया है। ओके। और सर वो ऐसा लेंस यूज करेगा जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर हो। इस पर्सन को क्या है, -2.0 डायोप्टर मायोपिया है इसको, यानी दूर का देख सकता है। यस सर। अच्छा ठीक है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, सही है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आ रही है आपकी। क्वेश्चन 40, ऑप्शन तो है 50 का। लेट अस चेक आंसर क्या है इसका, ABCD। ठीक है 50 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। ठीक है सब निकालोगे तो इजी है तो। यस सर। ओके चलिए ये तो सब लोग कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये आई वाला, आई के डिफेक्ट कंप्लीट हुए, जो आई के हमारे डिफेक्ट थे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कैसे कैसे होते हैं। तो यूजुअली अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें दोनों पूछ लेगा, बोलेगा उसका नियर पॉइंट भी दे देगा, फार पॉइंट भी दे देगा। फिर बोलेगा बताओ बाइक जो आपके 2 लेंस आप बताओगे उसके लिए कौन कौन से लेंस उसे यूज़ करने चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा बोर्ड में, अगर आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है अभी कितना टाइम बाकी है हमारे पास, 10 मिनट है। चलो एक सिंपल इसमें वो पढ़ लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। ठीक है मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कल से इसका शुरू करेंगे, कल करेंगे इसके बाकी टॉपिक। ठीक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और बाकी चीज़ें। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप। नथिंग बट। क्या हुआ? सर कुछ नहीं। ओके और मैग्नीफाइंग ग्लास।
तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता है यार, जो हम लोग लेंस यूज करते हैं ना, जो दिखाते हैं डिटेक्टिव के जो सीन दिखाते हैं पिक्चरों में, तो उस पर लेंस होता है हाथ में एक, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और वी कैन से मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हम क्या ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज हमें बढ़ के दिखे, उसका साइज हमें क्या हो, बढ़ के दिखे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो लेट अस डू द डेरिवेशन। इसमें जो है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है, अगर हमारा लेंस हमारे पास है, उसकी फोकल लेंथ हमको पता है, तो मैग्निफिकेशन कितना होता है। ठीक है, तो इसमें हम ट्राई करते हैं कि पहले तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो मान लीजिए आपकी आई पे ये ऑब्जेक्ट है और ये आई पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका जो एंगल सबटेंड करेगा आई पे, ये एंगल हमारा मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। अब इसकी जो इमेज आपने बनाई, मान लो एनलार्ज इमेज बना दी इसी तरीके से, तो अगर ये हमारी इमेज एनलार्ज बनेगी तो ये जो आई पे एंगल सबटेंड करेगी ज़्यादा करेगी, तो वो एंगल हमारा आई पे जो सबटेंड होगा सपोज बीटा हो जाएगा, तो सपोज बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर हमारी होती है वो हम बोलते हैं बीटा बाय अल्फा, कि पहले हमारी मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी, तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी और अब मैग्नीफाइंग पावर क्या है। ठीक है, तो m इज द रेशो ऑफ बीटा बाय अल्फा, m इज द रेशो ऑफ बीटा बाय अल्फा, दिस इज आवर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, दिस इज आवर मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना है कि ये हमारा लेंस की फोकल लेंथ के टर्म में, अगर हम लेंस यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ के टर्म में कितने हमारा मैग्नीफाइंग पावर आएगी। तो यहाँ पे हम एंगल को स्मॉल मानते हैं, तो जब हमारा यहाँ पे अल्फा बीटा वगैरह आएंगे तो हम इनको 10 अल्फा 10 बीटा वगैरह लिख सकते हैं, और वहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं कि हमारी मैग्नीफाइंग पावर डी और एफ के टर्म में कितनी आएगी। जैसे आपने पहले किया था ना, अब जब आपने लेंस का वो ड्राइव किए थी बाकी चीज़ें, तो वहाँ पे अपने अल्फा को 10 अल्फा माना था, बीटा को 10 बीटा माना था, तो अपने एंगल को स्मॉल माना था, तो वहाँ पे आपने सब चीज़ें निकाली थी। क्योंकि आपको जब यू वी वगैरह निकालोगे तो आपको 10 के टर्म में चीज़ें चाहिए होंगी, तो वी विल ट्राई टू मेक इन दैट वे। ओके, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं कैसे कैसे होता है ये। इसमें हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आई है, और आप इसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख लेते पहले। ठीक है, ये आपसे जो डिस्टेंस होगा इसका वो कुछ होगा, u मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, आपने क्या करा, एक लेंस लगा दिया आँख के पास ही। ठीक है, ये लेंस लगा दिया आपने, और ये लेंस आपने ऐसे रखा कि ये ऑब्जेक्ट के बहुत पास रखा। तो जब आपने देखा था, जो लेंस के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके केस में अगर आप एफ के अंदर इसे रखो ऑब्जेक्ट को, अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ के अंदर रखते हो उस केस में आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हो तो इस केस में क्या होता है, सेम साइड को इमेज बनती है वर्चुअल, और मैग्नीफाइड बनती है, ऐसी इमेज बनती है आपकी। हमने देखा था जब लेंस के केस हमने देखे थे सारे। तो इस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इसके लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखा है। मैंने लेंस की फोकल लेंथ इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट इसके अंदर होना चाहिए। तो फोकल लेंथ तो आपके ऊपर, आप लेंस कैसा लेते हो, फोकल लेंथ उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आपने ऐसा लेंस लिया कि इसकी फोकल लेंथ यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, इसकी इमेज बनेगी। तो हम इमेज कैसे बनाते हैं, हम लोग ऐसे पास करते हैं, इससे एक फोकस से पास होती है रे आपकी, और एक आपकी, मान लो इसको मैं और एक्सटेंड कर दूँ आगे, तो फोकस से पास हो जाएगी, फोकस यहाँ कहीं होगा इसका, अगर ये एफ है तो ये एफ इतना दूरी पे होगा यहाँ कहीं। एक फोकस से पास हो जाएगी, एक हम ऑप्टिक सेंटर से पास करते थे, और दोनों को पीछे एक्सटेंड करके ऐड करना, ज्वाइन करना पड़ता था। तो एक रे हमारी फोकस से पास हो जाएगी और एक रे हम ऑप्टिक से पास करते थे, तो दे विल नॉट मीट दिस साइड, तो वी हैव टू एक्सटेंड देम बैकवर्ड टू मेक देम मीट समवेयर हियर पीछे।
समवेयर हियर, ठीक है। तो दिस इज अवर इमेज, और ये इमेज कैसे बनी, मैग्नीफाइड बनी हमारी। दिस इज अवर इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज बनी हमारी वो मैग्नीफाइड बनी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ए बी मान लें, ए बी मान लें, तो इमेज जो है हमारी वो बनेगी ए डैश बी डैश। इसको हम ए डैश बी डैश मानते हैं। फिर जब हम ड्राइव करेंगे भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, इसको सी मान लेते हैं जहाँ से हमने रे पास करी है। ये डिस्टेंस हमारा यू है। अब हम ट्राई करते हैं, अब जो हम ये मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, हम उसमें ये मानते हैं कि इमेज जो है हमारी वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन पे बनी है, वो हमारी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन पे बनी है। क्योंकि ये जो हमने मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे डिफाइन की है, एक्चुअली ये हमने मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन ही उस केस के लिए की है जबकि आपकी इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे। इस केस में इमेज जो है हमारी वो एट लीस्ट, कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे बनाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपका बीटा आ जाएगा। तो हमने माना कि ये इमेज जो है एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये केस है हमारा, d इज 25 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो इमेज बनी है हमारी फाइनली, इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से वो है d के बराबर। वो क्या है, d के बराबर है। कैपिटल D लिख लो या स्मॉल d लिख लो, ठीक है। तो अब हमें मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी आई है बीटा बाय अल्फा, इसको निकालना है डी यू और इसकी फोकल लेंथ की टर्म में। अब हमारा ये काम रह गया, इतना हमें करना है। तो लेट अस डू फटाफट से। इसमें अगर मैग्नीफाइंग पावर लिखें तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी बीटा बाय अल्फा होती है। एंगल बहुत स्मॉल है, वी कैन राइट 10 बीटा बाय 10 अल्फा। फटाफट से देखो यहाँ पे जो हमारा बीटा अल्फा वगैरह क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एंगल हमारा जो, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि ये जो हम लिखते हैं ना, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन, इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी, बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ दोनों होने चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे तुमने जो डिफाइन किया वो जनरल डेफिनेशन थी। अब जो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन आई है वो ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पे, डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस पे मान लो मैं इमेज को भी यहीं पे ले आऊँ और ऑब्जेक्ट भी यहीं पे हो, तो ये दोनों जो एंगल सबटेंड करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ये एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको हम अल्फा बोलेंगे, इसको हम बीटा बोलेंगे। तो इनका जो रेशो आएगा अल्फा बीटा का वो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ कुछ A1 मान लो, A2 मान लो, A3 मान लो, कुछ भी मान लो। अब ये आई पे जो एंगल सबटेंड करेगा तो आई से आप इससे कनेक्ट कर लो। ये तो इमेजिनरी एंगल बनाया था, तो इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ बीटा, जो ये रे जा रही है, ये एंगल मेरा हो सकता है बीटा। और अगर मैं इसको जोड़ दूं यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से, डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर की, ये कब है, जब इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन। तो इमेज तो हमने देख ली थी, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे होना चाहिए। अब यहाँ पे 10 बीटा 10 अल्फा आया। 10 बीटा हमारा क्या है, 10 बीटा जो है वो ये एंगल है 10 बीटा, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन हमारा डी है। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो ये ए बी है और ये यू है, ए बी है और ये यू है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 10 बीटा को वी कैन राइट ए बी। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी मैं लिख रहा हूँ तो एक बार लिख लेता हूँ पहले मैं, तब तक देखो आवाज ठीक होती नहीं होती। टेन अल्फा जो हमारा होगा वो हमारा होगा A1 बाई डेफिनेशन, तो ये होगा A1 बी डैश बाय सी बी डैश। बट हम इसको लिख सकते हैं आगे ए बी, क्योंकि ये बराबर है ए बी के, बाय सी बी डैश। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी बाय सी बी डैश, तो ये आ जाएगा सी बी डैश बाय सी बी। फाइनली हमारा आ जाएगा सी बी डैश बाय सी बी।
विच इज सी बी डैश क्या है हमारा, सी बी डैश जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और जो हमारा सी बी है, सी बी हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सी बी हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बाय यू, v बाय यू लिख सकते हैं। अब अगर हम आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आवाज आ रही है आप लोगों को साफ? यस अच्छा, सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये v बाई यू आ जाएगा आपका, एक्चुअली माइनस यू आएगा, दोनों इसके इसमें नेगेटिव होंगे वैसे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये v बाई यू आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, और वहां से v बाई यू निकालने की कोशिश करो, तो यू कैन राइट दैट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आपका क्या होता है, 1 बाई एफ, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। तो अगर मैं यहाँ से v बाई यू निकालूँ तो मैं v से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे, तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। तो v बाई यू जो होता है मेरा एक्चुअली वो होता है 1 माइनस वी बाई एफ। तो v बाई यू मेरा ये है, यानी मेरा जो ये चीज़ है एक्चुअली v बाई यू जो आ रहा है वो है मेरा 1 माइनस v बाई एफ, ठीक है। और इस केस में अगर मैं देखूँ तो मैंने v कहाँ बनाया है, मेरा जो v है वो d पे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाई एफ, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाई एफ। तो मेरा ये जो फैक्टर है पूरा, ये मैंने ड्राइव करके क्या निकाल लिया, 1 माइनस डी बाई एफ, यानी मेरी जो मैग्निफिकेशन है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी एफ इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर डिपेंड करता है और फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर आई। क्लियर है ये? मेरे ख्याल से इसमें कोई साइन कन्वेंशन तो गलत नहीं किया हमने, साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे इसमें। साइन कन्वेंशन अगर लगाएंगे तो v हमारा माइनस डी होगा, तो ये प्लस आएगा एक्चुअली 1 प्लस, तो पावर जो है आपकी 1 से ज्यादा आएगी ना, 1 प्लस डी बाई एफ आएगा। दिस इज अवर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस, ठीक है। तो ये हमारे जो लेंस यूज होते हैं आपने देखे हैं, जो घड़ी जो सही कराते हो आप वहाँ पे यूज करते हैं लेंस, साइंस लेबोरेटरी में यूज होता है ना, और डिटेक्टिव वगैरह भी लेके घूमते रहते हैं फिंगरप्रिंट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अवर सिंपल लेंस। तो कल हम देखेंगे, इससे हमारा मैग्नीफाइंग थोड़ा कम आता है, हम ट्राई करते हैं ज़्यादा मैग्नीफाइंग हो जाए, तो हम फिर कंपाउंड 2 लेंस यूज़ करते हैं, उनका सिस्टम यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हम कल की क्लास में देखेंगे कि इसका मैग्निफिकेशन कितना आता है। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आएगा 1 प्लस डी बाई एफ से, तभी हम इसे यूज़ करते होंगे। तो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। चलिए कल मिलते हैं फिर।